Hello students, my name is Varsha Singh. I am assistant professor in Higher Group of Institutions. Today we are going to cover topic properties of colloids. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स कितनी टाइप्स की होती हैं? कोलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है, बेसिकली हमें कोलॉइड्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, काइनेटिक क्या है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स क्या है। बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। पहला पॉइंट है टिंडल इफेक्ट, दूसरा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तीसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड फोर्थ इज अ लाइट स्कैटरिंग। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट व्हेन एन इंटेंस converging beam of light is passed through a colloidal solution kept in dark, the path of the beam gets illuminated with a bluish light. That means कि जब कोई भी लाइट जो है किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाई जाती है तो जो लाइट का पाथ होता है वो हमें शाइनी दिखता है। अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम में कि यहाँ पे बीम ऑफ लाइट है, सी ये बीम ऑफ लाइट है, दिस वन, दिस इज द बीम ऑफ लाइट, और यहाँ बीकर में हमने क्या रखा है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है और जब ये बीम ऑफ लाइट इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को पास करती है तो क्या होता है कि ये लाइट इस सॉल्यूशन के अंदर विजिबल होती है बिकॉज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट, and the illuminated path is known as the tyndall cone। और ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज द कोन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं टिंडल कोन। इन सेकेंड डायग्राम you are easily to find out the tyndall cone। this is the cone like structure, this is the cone like structure, this is known as the tyndall cone। okay, The Tyndall effect is due to the scattering of light by the colloidal particles। जो Tyndall effect होता है, मैंने बताया आपको जो Tyndall effect होता है वो क्यों दिखता है, हमें जो उसका पाथ होता है वो शाइनी क्यों दिखता है? ड्यू टू द scattering of the light by the colloidal particles। Tyndall effect is not exhibited by true solution. This is because the particles present in a true solution are too small to scatter light। जो Tyndall effect होता है वो हमें किस में दिखता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में दिखता है, ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं दिखता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो लाइट को क्या कर पाएँ? स्कैटर्ड कर पाएँ। तो इन द केस ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन हमें किसी भी तरह का कोई भी शाइनी पाथ ऑब्जर्व नहीं होता है। इस चीज़ को हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। इन दिस डायग्राम यहाँ पे आपको एक लाइट सोर्स दिख रहा है और ये लाइट सोर्स किस किस सॉल्यूशंस पे पड़ रहा है? इन फर्स्ट बीकर ट्रू सॉल्यूशन है और सेकंड वाले बीकर में आपका है कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसमें आप देख रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन में किसी भी तरह की स्कैटरिंग या कोई भी जो लाइट का पाथ है, हमें कोई भी पाथ जो है ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि हमें टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है। बट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, यहाँ पे एक एलिमिनेटेड शाइनी पाथ आपको जो लाइट का है वो दिख रहा है। दैट मीन्स कि दिस सॉल्यूशन इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन बिकॉज इट शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द टिंडल बीम, जो ये शाइनिंग वे हमें दिख रहा है, दिस इज द ब्लैक बैकग्राउंड के अंडर में हमें दिख रहा है, दिस इज द टिंडल बीम जो कि रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे दिख रही है आपको शाइनिंग। उसमें जो टिंडल इफेक्ट है कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अ कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन। जो टिंडल इफेक्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन ट्रू है और कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। The phenomena has also been used to devise an instrument known as ultramicroscope. The instrument is used for detection of the particles of colloidal dimension.
एवरीबॉडी, मैंने पहले भी बताया है कि जो कोलॉइडल डिस्पर्शन है उसको हम जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स कि इसको जो हम देख सकते हैं वो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अभी पिछले वाले उसमें आपने अब देखा था कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ हो रहा था और वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप था। ओके, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, particles appear as a spot of light against the dark background of microscope। जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पॉट ऑफ लाइट्स की तरह दिखते हैं, जो जब आपका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है। यूज्ड इन द टेक्निक ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर मेजरिंग पार्टिकल चार्जेस। जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है कौन सी टेक्निक यूज़ करता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पार्टिकल शेप और साइज, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब द माइग्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो पार्टिकल्स होते हैं, आपके जो आयंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, माइग्रेट होते हैं और सेपरेट होते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी टेक्निक को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मोटराइज्ड ट्यूब लेंस है, यहाँ पे दिस वन इज द मोटराइज्ड ट्यूब लेंस। टेक एडवांटेज ऑफ chromatic corrections to capture the perfectly aligned multicolor images। ये multicolor images लेने के में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द SCMOS कैमरा, दिस इज द कैमरा, आप देख सकते हैं, दिस इज द कैमरा। चूज बिटवीन द 4.2 MP कैमरा फॉर ऑप्टिमल सेंसिटिविटी और द 5.5 MP कैमरा फॉर लार्जेस्ट फील्ड ऑफ व्यू। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम ऑप्टिक्स, दिस नॉब जो है वो है जूम ऑप्टिक्स। ये क्या करता है, ये मैग्निफिकेशन पावर है, इससे आप मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ा घटा सकते हैं। मैग्निफिकेशन फ्रॉम 1.26 टू 12.6x तक होती है। कैन बी ईजिली सेट बाई टर्निंग अ नॉब। आइडियल फॉर मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, ये आइडियल होता है मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में। इस नॉब के थ्रू आप इसकी मैग्निफिकेशन पावर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विल प्रोवाइड द पिक्चर्स ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द टर्म्स ऑफ शेप, सरफेस एरिया, साइज, पोरोसिटी, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। माइक्रोस्कोप क्या है? विजिबल लाइट एज सोर्स, 20 nm size of the particles can be separated and visible. Resolving power, the smallest distance by which two objects are separated and yet remain distinguishable. This is the diagram of the electron microscope. ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। This is the, इसमें इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे ये जो पार्ट है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन। ओके, आपको यहाँ पे ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम। वैक्यूम मैनीफोल्ड, दिस इज द वैक्यूम मैनीफोल्ड। इलेक्ट्रॉन बीम पोजिशनिंग, दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम पोजिशनिंग। आप यहाँ से कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बीम डायामीटर रिडक्शन, दिस इज द कंडेंसर। This blue part is the condenser. This is the charger, apparatus charger, apparatus diaphragm, focusing lens, visual transmission. This is the visual transmission. Stage and vacuum chamber. This is the different part of the electron microscope. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लाइट स्कैटरिंग।
This is based on the Faraday-Tyndall effect. It is widely used in the determination of molecular weight of the colloid size and shape of the colloids. प्रिंसिपल क्या है? स्कैटरिंग मैथड, इसका प्रिंसिपल है स्कैटरिंग मैथड का. इन द टर्म्स ऑफ टर्बिडिटी टाउ, द फ्रिक्शनल decrease in the intensity due to the scattering as the incident light passes through 1 centimeter of solution. The turbidity can be calculated as follows: hc upon tau is equal to 1 by m plus 2 bc. Tau is the turbidity in centimeter minus 1, c is equal to concentration of the solute in gram per centimeter cube at wavelength in centimeter minus 1, m is equal to weight of the average molecular weight in gram per mole, और आप इसको डाल्टन्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, काइनेटिक प्रॉपर्टी which related to the motion of particles within the dispersion medium as following. जो kinetic properties है वो किससे related है? motion of the particles in dispersion medium. इसमें हमें Brownian motion पढ़ना होता है, diffusion, sedimentation, optical pressure and viscosity. वन by वन हम इसको डिटेल में देखें. Brownian motion क्या है? Definition: colloidal particles are subjected to random collision with molecules of dispersion medium, so each particles move in irregular and complicated zigzag path. जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सिस्टम में जो कोलॉइडल डिस्पर्शन होता है उसमें दो सिस्टम होते हैं, हमें पता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज दैट मीन्स कि जो कोलॉइडल जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सिस्टम में आपके प्रेजेंट होते हैं कॉन्टिन्यूस मीडियम में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉन्टिन्यूस मीडियम के पार्टिकल्स है, ये आपके डिस्पर्स सिस्टम के पार्टिकल्स हैं. ये क्या करते हैं? आपस में रैंडम कोलिजन करते रहते हैं, आपस में क्या करते रहते हैं? टकराते रहते हैं. ठीक है, और इनके टकराने का कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है कि राइट साइड में जाएंगे या लेफ्ट साइड में जाएंगे. इनका क्या होता है? ये रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं. ओके, जब ये कोलिजन करते हैं तो ये एक पाथ फॉलो करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पाथ फॉलो करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड डायग्राम में, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड पाथ फॉलो कर रहे हैं. इस पाथ को हम लोग बोलते हैं जिगजैग पाथ, और इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. इसको फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था और कब ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में, विथ पॉलन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको पॉलन ग्रेन्स में ऑब्जर्व किया था, जो कि सस्पेंडेड थे किसमें? वाटर में. द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी. पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं विद डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी. इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम डिक्रीज देन स्टॉप द ब्राउनियन मोशन. अगर हम डिस्पर्शन मीडियम का जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज करें तो क्या होता है? जो हमारा जो ब्राउनियन मोशन होता है पहले तो डिक्रीज होता है, हमने और उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करी तो क्या होता जाता है? मोशन एकदम से स्टॉप हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? As a result of Brownian motion, particles pass from a region of higher concentration to one with lower concentration. That means diffusion वो process है जिसमें compound जो है अपने higher concentration से lower concentration की तरफ move करता है. Okay, डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम बना है उससे आपको easy हो जाएगा समझने में. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो particles है उसका concentration क्या है? इस portion में राइट हैंड साइड में जो पार्टिकल का लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्टिकल का कंसंट्रेशन है वो हाई है, और राइट साइड में क्या है? पार्टिकल का कंसंट्रेशन क्या है? लो है. यहाँ पे पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन क्या है? आपका लो है. ओके, अब क्या होता है? पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज एक्सप्रेस्ड बाय
फिक्स फर्स्ट लॉ, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको हम फिक्स फर्स्ट लॉ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. dm by dt is equal to minus dA dc by dx, where dm is the mass of substance diffusing in time dt across an area A under the influence of concentration gradient dc by dx. The minus sign denotes that diffusion takes place in the direction of decreasing concentration. D is the diffusion coefficient. यहाँ पे जो कैपिटल D है वो क्या है, diffusion coefficient है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो पार्टिकल्स का सिस्टम में पार्टिकल्स का सेटल डाउन होना एट द बॉटम इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन को हम स्टोक लॉ से डिस्क्राइब कर सकते हैं. V इज इक्वल टू 2r स्क्वायर P माइनस P नॉट ब्रैकेट क्लोज G अपॉन 9 ईटा. V स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स. P क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स. P नॉट क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम. एंड ईटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. G is equal to acceleration due to the gravity. At small particle size less than 0.5 μm, Brownian motion is significant and tends to prevent sedimentation due to the gravity and promoting mixing instead. जो आपका ब्राउनियन मोशन होता है, आपको पता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व होता है, और उसमें क्या होता है, जो आपके पार्टिकल साइज होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. तो वो क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू इतना ग्रेविटेशनल पावर नहीं होता है कि वो पार्टिकल्स को सेडिमेंट कर पाएँ. और पार्टिकल क्या होते हैं, पूरे सिस्टम में जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सो वी कैन यूज़ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज which provide stronger force to promote sedimentation in a measurable manner. तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस अगर हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं. और ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्गर फोर्स, स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है. और हमें क्या होती है, हम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को कोलॉइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. ऑप्टिकल प्रेशर. द मेथड इज बेस्ड ऑन वॉन्ट हाफ्स लॉ. P is equal to RTC by M. From the equation, osmotic pressure P depends on molar concentration of solute and on absolute temperature. The osmotic pressure is inversely proportional to molecular weight. R is equal to molar gas constant. The equation is valid for very dilute solution in which the molecules do not interact mutually. ये जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने की जो इक्वेशन है, ये किसके लिए वैलिड है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है. इसको हम बहुत ही ज़्यादा थिकी सॉल्यूशन हो या बहुत ही उसकी जो विस्कोसिटी हो बहुत ही ज़्यादा हो, तो उस सॉल्यूशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है. Next property, viscosity. The resistance to flow of a system under an applied pressure. जो viscosity होती है वो क्या होती है, in the terms of the resistance, कि वो सिस्टम को जब कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उस सिस्टम की. विस्कोसिटी ऑफ कोलॉइड अलाउज फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिकुलर वेट. पहला कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिकुलर वेट हम इसे कैलकुलेट करते हैं. प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स. और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है उनका शेप कैसा है. फर्स्ट पॉइंट इसमें स्फेरो कोलॉइडल, इसको हम स्फेरिकल कोलॉइडल डिस्पर्शंस भी कह सकते हैं, आर ऑफ रिलेटिवली लो विस्कोसिटी. जो स्फेरो कोलॉइडल डिस्पर्शन होते हैं उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो लो होती है. ऑन द अदर हैंड लीनियर कोलॉइडल डिस्पर्शंस आर ऑफ हाई विस्कोसिटी. इन कंपैरिजन टू
स्फेरोकोलॉइडल डिस्पर्शंस की जो विस्कोसिटी थी वो कम होती है और लीनियर कोलॉइडल डिस्पर्शन की विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है. इफ लीनियर colloidal particles coil up into sphere, the viscosity of the system falls due to changing the shape. अगर जो लीनियर कोलॉइड्स हैं वो क्या हो जाए, कॉयल करके कॉइलिंग हो जाए उसमें और वो किस में चेंज हो जाए, स्फीयर्स में, तो क्या होगी, उस सिस्टम की विस्कोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि लीनियर कोलॉइड किस में चेंज हो चुके हैं, स्फेरोकोलॉइडल डिस्पर्शन में. Thank you so much.